तो इलेक्ट्रोस्टैट्स पर अभी तक 11 लेक्चर हो चुके हैं, छोटे छोटे लेक्चर, आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट। जानबूझकर मैं छोटा लेक्चर डालता हूं ताकि स्टूडेंट का इंटरेस्ट बना रहे। ऐसा ना हो कि काफ़ी मैंने लंबा लेक्चर डाल दिया और पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, फिर अगला लेक्चर कोई देखेगा ही नहीं। तो चलिए आज ये जो 12th लेक्चर है ये हम स्टार्ट करते हैं, और हम स्टार्ट करेंगे किससे? गॉस लॉ से। क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं फ्लक्स पे, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए, अच्छे से क्वेश्चन किए फ्लक्स पे। अब हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे। गॉस लॉ और फ्लक्स एक दूसरे से रिलेटेड है। कहने का ये मतलब है कि गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट है वो फ्लक्स को ही लेकर है। क्या समझे इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि फ्लक्स के बिना गॉस लॉ का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि गॉस लॉ क्या है, गॉस ने क्या कहा। चलिए देखते हैं गॉस लॉ। तो ये रहा डेफिनेशन, आप इसको लिख लें, इस डेफिनेशन को आप लिख लें। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो क्या सीखा आपने गॉस लॉ से? गॉस लॉ से हमने ये सीखा कि किसी क्लोज सरफेस के लिए, ध्यान रहे मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या? किसी क्लोज सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस मतलब पैक होना चाहिए, पूरा ओपन नहीं होना चाहिए, क्लोज सरफेस। किसी क्लोज सरफेस के लिए जो नेट फ्लक्स होगा, फ्लक्स की बात आ गई, याद रखें, ध्यान रखें इसको। जो नेट फ्लक्स होगा किसी क्लोज सरफेस के लिए, वो क्या होगा? वो होगा टोटल इनक्लोज्ड चार्ज। इनक्लोज्ड चार्ज, सपोज ये दोनों भी पॉजिटिव हैं फिलहाल, अगर मैं मान लो, तो टोटल इनक्लोज्ड चार्ज, उस सरफेस के अंदर टोटल इनक्लोज्ड चार्ज कितना है, तो मैं इसको क्यू इन लिख देता हूं, क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये है अपना क्या? गॉस लॉ। टोटल चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज मतलब नेट चार्ज, मतलब नेट चार्ज का मतलब ये हो कि सारे चार्जेस को आपको क्या कर देना है? जोड़ देना है। स्केलर है तो स्केलरली हम सारे चार्जेस को जोड़ देंगे। तो अगर मैं इस एग्जांपल को कंसीडर करूं, तो इस एग्जांपल में अगर ये क्लोज सरफेस है तो बताइए इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा इसका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये कोई एग्जाम्पल हुआ, ये एक कोई फॉर्मूला नहीं हुआ। फॉर्मूला तो वो है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस में जो होगा वो क्या हो जाएगा? क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। इन का मतलब या तो इनसाइड बोल सकते हैं या इनक्लोज्ड बोल सकते हैं, मतलब जो अंदर का चार्ज है। क्या ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। चलिए इसको समझते हैं और भी थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, थोड़ा सा और एग्जाम्पल भी लेंगे अच्छा और समझेंगे भी। गॉस लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल बनते हैं भाई। चलिए इधर देखें, अगर मेरे पास इस तरह से कुछ क्लोज सरफेसेस दिए हुए हैं, कुछ क्लोज सरफेसेस दिए हुए हैं इस तरह से, ये एक क्लोज सरफेस दिया है, ये एक क्लोज सरफेस दिया है, ये एक क्लोज सरफेस दिया है, और चार्जेस कुछ इस तरह से रखे हुए हैं। सपोज ये Q1 है, ये माइनस Q2 है, ये माइनस Q3 है, ये सपोज Q4 है, ये Q5 है, ये Q6 है। अगर इस तरह से काफ़ी सारे चार्जेस रख दिए गए हैं, और ये सब क्या है? क्लोज सरफेसेस हैं, ये सब क्लोज सरफेसेस हैं। और बताइए सरफेसेस का मैं नाम रख देता हूँ। चलिए इस सरफेस का नाम मैंने रख दिया S1, इसका सरफेस का नाम हमने S2 रखा, ये S3 है, ये S4 है। बताइए अगर मैं फ्लक्स लिखने लगूं, फ्लक्स लिखूं तो गॉस लॉ हिसाब से फ्लक्स, बताइए अलग अलग सरफेसेस के लिए, जैसे कि अगर मैं फ्लक्स लिख दूं 1 या मैं S1 लिख देता हूं, तो फ्लक्स फॉर S1 क्या होगा? फ्लक्स फॉर S1 हमें पता है क्या होगा। हमें कोई मतलब नहीं है कि आसपास कितना चार्ज है, हमें सिर्फ इससे मतलब है कि इस क्लोज सरफेस में S1 सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, सिर्फ उसी से मतलब है। तो बताइए उसके अंदर जो चार्ज है कितना है? Q1 है माइनस Q2 है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बताओ क्लियर है? ये बात क्लियर है? बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं S2 सरफेस के लिए बात करूं, S2 सरफेस के लिए टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? जितना चार्ज उसके अंदर है सिर्फ उसी की बात होगी, जितना चार्ज उसके अंदर है उसी की बात होगी। तो ये हो गया माइनस Q3 बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज को साइन के साथ रखना है। और बताओ फ्लक्स थ्रू S3 की अगर हम बात करें, क्या हो जाएगा? S3 में कितना चार्ज इनक्लोज्ड है? तो सिर्फ Q4 इनक्लोज्ड है और कोई नहीं है। और ध्यान से देखो S4 को देखो, S4 में Q इनक्लोज्ड
कुछ भी नहीं है। क्यू इनक्लोज्ड कुछ भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये फ्लक्स 0। क्या ये क्लियर हुआ? गॉस लॉ क्लियर हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी, बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत ही इजी। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप जल्दी से इसको पॉज करके नोट कर लें, फिर हम लोग आगे इसको प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है सब कुछ क्लियर हो गया होगा, है ना? लिख रही हो तो अच्छी बात है, नहीं तो पॉज करके नोट करो, है ना? मैं मिटा रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा देखो, एक चीज़ और है, हम एक ही एग्जाम्पल से समझ लेते हैं उस चीज़ को। क्या है वो? काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो बात। ये बात लोगों को कंफ्यूज करती है, क्या बात? चलिए देखते हैं। टोटल फ्लक्स जो होगा S1 का, वो तो होगा Q1 माइनस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फ्लक्स, एक तो गॉस ने कहा, क्या कहा कि टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से हम फ्लक्स निकालेंगे। और दूसरा फ्लक्स का तरीका हम पहले ही से ही जानते हैं। पहले से क्या तरीका जानते हैं कि ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन क्या होता था? वो होता था फ्लक्स होता था। अगर आपको याद हो, ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन फ्लक्स होता था, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी एस फॉर एरिया का एलिमेंट वेक्टर। क्लियर है ये बात? तो अगर मैं इसी फ्लक्स थ्रू S1 को E डॉट डी एस लिखता हूँ और इसका इंटीग्रेशन लिखता हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम इस फॉर्मूले से भी क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी इस सरफेस का फ्लक्स निकाल सकते हैं। लेकिन यहीं पे कन्फ्यूजन वाली बात होती है कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये सिर्फ इसी Q1 Q2 का लेना है। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ Q1 Q2 का नहीं लेना है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले रहे हैं, ये एक्चुअली बताओ सबका है। इसके आसपास जितने चार्जेस हैं सबका इलेक्ट्रिक फील्ड E लिखा गया है। और डॉट डी एस मतलब ये जो S1 सरफेस है, इसका हम एक एलिमेंट एरिया लेंगे ds, और फिर क्या करेंगे, ई डॉट डी एस को हम इंटीग्रेट करेंगे। क्या ये बात समझ में आई? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसका है? सिर्फ इनक्लोज्ड चार्जेस का नहीं है, ये सारे चार्जेस का है। जितने भी यहाँ पे चार्जेस हैं आसपास में, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई। और गॉस लॉ के हिसाब से क्या कहेंगे हम उसी में फ्लक्स को, उसको हम कहेंगे Q1 माइनस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग हम अगर सॉल्व करें इसको, तो क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। तो गॉस लॉ ने क्या किया जी, फ्लक्स निकालना आसान कर दिया। बस एक ही प्रॉब्लम है कि गॉस लॉ हम सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए लगा पाएंगे, ओपन सरफेस के लिए नहीं। ओपन सरफेस में भी हम यूज कर पाएंगे गॉस लॉ को, लेकिन उसको पूरा पैक करके या क्लोज बना के। चलिए वो एग्जांपल से समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या होता है। लेकिन अभी ये समझना है आपको कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, ये सारे चार्जेस के कारण है। चाहे तो आप लिख भी सकते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, क्या लिख लेंगे, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गॉस लॉ तो इतना ही है, क्या है, टोटल फ्लक्स फॉर एनी क्लोज सरफेस इज Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब इसके ऊपर जो हम लोग सवाल बनाने जा रहे हैं, उससे आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत सारी नई चीज़ें अब हम लोग सीखने के लिए आपको मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। चले भाई, गॉस लॉ में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो देखते हैं आगे। अब देखो, सवाल करते हैं हम लोग कुछ। सवाल क्या है, सपोज इस तरह से एक क्या दे दिया, हेमी स्फीयर दे दिया। इस हेमी स्फीयर के सेंटर पे चार्ज क्यू रख दिया गया है और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, r। और हमसे बोला जा रहा है इस कर्व्ड पार्ट का सरफेस में S1 लिख देता हूं, तो इस कर्व्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगा,
फ्लक्स थ्रू S1 क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है और पिछली क्लास में हम लोग ये कर चुके हैं, लेकिन वो हमने कैसे किया था, वो E.ds के इंटीग्रेशन से किया था, याद हो अगर, वो E.ds के इंटीग्रेशन से किया था, आसानी से आंसर आ गया था, मुझे आंसर याद भी है। वो आया था कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है KQ/R² इनटू एरिया से मल्टीप्लाई हो गया था 2πr², तो वो आया था सिग्मा नहीं Q/2ε0 आया था, अगर आपको याद हो, Q/2ε0। लेकिन वहाँ हमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना पड़ा था। अब उसी चीज़ को हम बहुत इजीली गॉस लॉ से बना सकते हैं। कैसे बनेगा ये गॉस लॉ से, चलिए देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अगर बनाना है तो आप पॉज करके इसको कोशिश करें बनाने की। तो मैं बना रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। तो आप देखें, इसको देखें कैसे बनेगा। ये बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। देखें इसको, अगर ये चार्ज सेंटर पर रख दिया गया है तो हमने तो गॉस लॉ किसके लिए पढ़ा है, हमने गॉस लॉ पढ़ा है क्लोज सरफेस के लिए। लेकिन ये क्या है, ये ओपन है, ऊपर तो बंद है, ऊपर तो डब्बा बंद है, हेमीस्फीयर है, लेकिन नीचे से क्या है, ये ओपन है। तो हम यहाँ क्या करें, कुछ ऐसा करें ताकि ये डब्बा बंद हो जाए, डब्बा ये क्लोज हो जाए। तो ये डब्बा क्लोज करने के लिए क्यों ना एक काम किया जाए, नीचे से एक और हेमीस्फीयर हमने यहाँ लगा दिया। नीचे से एक और हेमीस्फीयर लगा देने से क्या होगा, ये चार्ज तो उसके सेंटर पर है, और कितने हेमीस्फीयर लग गए हैं, 2 हेमीस्फीयर हैं अब। और अगर मैं फ्लक्स लिखना चाहूँ तो पूरे स्फीयर का फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स फॉर स्फीयर, पूरे स्फीयर का जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, वो Q/ε0 हो जाएगा। क्यों Q/ε0, क्योंकि हमें पता है कि टोटल चार्ज जो कि इस स्फीयर के अंदर है वो कौन है, वो कैपिटल Q है। टोटल चार्ज जो इस स्फीयर के अंदर है वो तो कैपिटल Q है। तो पूरे स्फीयर के लिए कितना हो जाएगा फ्लक्स, Q/ε0। अब क्या ये दोनों हेमीस्फीयर बिल्कुल सिमेट्रिक है क्या इस चार्ज के लिए, हाँ बिल्कुल सिमेट्रिक है। और अगर ये दोनों सरफेस के लिए या दोनों हेमीस्फीयर के लिए ये चार्ज सिमेट्रिक है तो हम कह सकते हैं कि जितना ये फ्लक्स है उसका आधा फ्लक्स इस सरफेस के लिए होगा और आधा फ्लक्स इस सरफेस के लिए होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लक्स फॉर सरफेस 1 कितना हो जाएगा, जो टोटल फ्लक्स है उसका आधा। तो जो टोटल फ्लक्स है कितना है, Q/ε0, तो उसका आधा कितना हो जाएगा जी, Q/2ε0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ आसानी से क्लियर हो गया। बोले समझ में आ गया ये बात, अच्छी बात है। आप नोट करें, हालांकि इसमें नोट करने जैसा कुछ है नहीं, इसको दिमाग में रखें और चीज़ों को समझें कि आखिरकार ये होता कैसे है। थोड़ा सा ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि ये जो चार्ज है अगर सेंटर पर रखा हुआ है तो जितने EFLs, जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इससे क्रॉस करके बाहर निकल रहे होंगे, उतने ही EFLs क्या होंगे, इस नीचे वाले सरफेस से भी क्या हो रहे होंगे, बाहर निकल रहे होंगे। तो हम कह सकते हैं कि दोनों के लिए EFLs की संख्या, दोनों सरफेस के लिए EFLs की संख्या क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों का फ्लक्स क्या होगा जी, सेम होगा। और टोटल फ्लक्स क्या है, Q/ε0, तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, आधा, तो Q/2ε0 और Q/2ε0। क्या ये बात क्लियर है, ईजी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल करेंगे। ये सब तो आसान क्वेश्चन था, ये सब इजी है, इजी में काउंट किया जाता है इनको। चलिए अब थोड़ा सा अच्छा सवाल करेंगे, है ना। अच्छा मतलब कैलकुलेशन नहीं, अच्छा का मतलब ये नहीं कि बहुत कैलकुलेशन, हम कॉन्सेप्चुअल सवालों पे ज़्यादा ध्यान देंगे। इजी लेकिन सोचने वाला। चलिए देखते हैं। चलिए अगला सवाल जो बोर्ड पे दिया हुआ है वो कुछ इस तरह का दिया है। सपोज मान लेते हैं आपको फिर से एक हेमीस्फीयर दे दिया और इस बार क्या हुआ है, इस बार इस सरफेस को क्लोज कर दिया गया है। इस सरफेस को क्या कर दिया गया, क्लोज। हेमीस्फीयर है ये, ध्यान रखना, हेमीस्फीयर है, डब्बा कटोरा है और ये नीचे से इसको पैक कर दिया गया, ठीक है। अब बताइए इसमें कितने सरफेस, पिछली बार क्या था, यहाँ पे खाली था, तो यह यहाँ पे कोई सरफेस नहीं था, सिर्फ ये कर्व्ड पार्ट था, तो कर्व्ड सरफेस ही एक सरफेस था। लेकिन इस बार क्या है, 2 सरफेस हैं, एक सरफेस ये हो गया जो कर्व्ड पार्ट है इसका, और दूसरा सरफेस ये फ्लैट सरफेस S2। तो एक फ्लैट सरफेस है जिसको हमने S2 कहा और पहला कर्व्ड सरफेस है जिसको हमने S1 कहा। अब जरा समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत ही ईजी। देखो अगर यहाँ पे मैं एक चार्ज रख देता हूँ,
मैंने यहाँ पर एक चार्ज रख दिया Q, जो कि इसके सेंटर से कितना दूर है, x डिस्टेंस दूर है। सेंटर से कितना दूर है, x डिस्टेंस दूर है। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि x क्या है, बहुत बहुत छोटा है। ज़्यादा बड़ा नहीं कर देना है x को, x बहुत छोटा है। ये मैंने इतना दूर इसलिए दिखाया ताकि मैं डायग्राम क्लियर दिखा पाऊँ डायग्राम में कि वो जो चार्ज है अपना वो सेंटर से नीचे है, नहीं तो इतना हम दूर नहीं दिखाते और नज़दीक दिखाते। तो x बहुत बहुत छोटा है, तो लगभग हम इस चार्ज को कहाँ पर मान सकते हैं, सेंटर पे ही मान सकते हैं। लगभग में इस चार्ज को सेंटर पे माना जा सकता है। लेकिन जो x की वैल्यू थोड़ी बहुत भी तो होगी, तो इसका मतलब क्या है, ये चार्ज इस डब्बे से या इस क्लोज सरफेस के बाहर है। तो सिर्फ क्लोज सरफेस से बाहर शो करने के लिए बोला गया है कि ये चार्ज क्या है, x डिस्टेंस पर है, कहाँ से, सेंटर से। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हमें बोला गया है कि बताइए फ्लक्स थ्रू S1 क्या होगा एंड फ्लक्स थ्रू S2 क्या होगा। फ्लक्स थ्रू S1 क्या होगा और फ्लक्स थ्रू S2 क्या होगा। उम्मीद है आप बता पाएंगे। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। जस्ट सोचें और 10 सेकंड के अंदर आंसर बताओ क्या हो जाएगा। बताओ, जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ना तो कमेंट में आंसर लिख सकते हो। हालांकि मैं सॉल्यूशन तो कर ही देता हूँ यहाँ पर, लेकिन आप आंसर कर सकते हैं कमेंट में कि सर मेरा इतना आ गया था जब मैं सॉल्व कर रहा था। ठीक है, तो चलिए फ्लक्स थ्रू S1 फ्लक्स थ्रू S2 हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितना आता है। चलिए देखते हैं। आप पॉज करके क्वेश्चन नोट करके बना सकते हैं इसको, और आप अपने से बनाया हुआ क्वेश्चन काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि खुद से जब बनाते हैं तभी कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है ना। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं दोनों सरफेस से फ्लक्स की बात करूं तो सरफेस 1 से और सरफेस 2 से फ्लक्स क्या होगा, तो बताओ। अच्छा, पहले मैं इस पूरे क्लोज सरफेस की बात करता हूं। फुल क्लोज जो है, पूरा क्लोज सरफेस, क्लोज्ड सरफेस जो है पूरा क्लोज, बताओ इस क्लोज सरफेस से फ्लक्स क्या होगा, जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि हमें पता है कि इस पूरे हेमीस्फेयर में कोई भी चार्ज उसके अंदर नहीं है, जो चार्ज है उसके बाहर है। तो इस पूरे पैक्ड क्लोज हेमीस्फेयर में कोई चार्ज नहीं है, तो फ्लक्स तो जीरो हो गया। लेकिन हमें पता है, क्या पता है, कि ये जो चार्ज है यहाँ पर Q, ये लगभग सेंटर पे है। तो इस सरफेस के लिए क्या होगा, इस सरफेस का फ्लक्स तो उतना ही होगा जितना था। कितना होगा हम निकाल चुके हैं ना, कितना होगा हम निकाल चुके हैं इस सरफेस के लिए, तो वो था Q/2ε0। Q/2ε0। और अगर इस सरफेस के लिए फ्लक्स क्या है, Q/2ε0 है, तो हम कह सकते हैं कि S2 सरफेस के लिए जो फ्लक्स होगा वो -Q/2ε0 होगा। क्यों भाई? क्योंकि हमें पता है पूरे सरफेस के लिए, दोनों सरफेस मिला के फ्लक्स क्या है, जीरो है। अभी हमने देखा कि पूरे हेमीस्फीयर के लिए फ्लक्स क्या है, जीरो है। तो अगर एक के लिए Q/2ε0 होगा तो दूसरे सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, -Q/2ε0 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ होगा कि नहीं होगा? क्लियर है, इजी है सब कुछ, बस थोड़ा सा सोचना था। अगला सवाल ले लें। चलो अगला ले लेते हैं। आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं ना। अब देखिए अगला सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। x डिस्टेंस ऊपर हमने क्या कर दिया, चार्ज ले लिया। कहाँ से भाई? सेंटर से x डिस्टेंस ऊपर। ये x बहुत ही छोटा है, ये x को बहुत बड़ा मत ले लेना, बहुत ही छोटा है, x बहुत ही स्मॉल है। सिर्फ चार्ज को सेंटर से ऊपर या नीचे शो करना है, ये नहीं कि बहुत ऊपर या बहुत नीचे। तो ये जस्ट अंदर है, सेंटर से जस्ट अंदर है, ताकि ये चार्ज कहाँ हो जाए, इस क्लोज सरफेस के अंदर हो जाए। बस इतना ही करना था। अब हमसे सेम सवाल पूछ दिया गया है, सेम सवाल यही पूछ दिया गया है कि बताइए फिर से कि S1 का फ्लक्स और S2 का फ्लक्स क्या होगा। बताइए क्या हो जाएगा। फिर से वही बात, आप पॉज करके नोट करें और क्वेश्चन बनाएं, मैं सॉल्व करता हूँ, है ना। बताइए क्या हो जाएगा। अगर हम पूरे क्लोज सरफेस की बात करें तो इस क्लोज सरफेस के अंदर इस बार कौन सा चार्ज है, Q है। ये Q चार्ज इस बार कहाँ चला गया, अंदर चला गया। तो अंदर चला गया तो इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, Q/ε0। क्या हो जाएगा, Q/ε0। क्यों Q/ε0? क्योंकि चार्ज Q क्या है, उस क्लोज सरफेस के अंदर है, तो हेमीस्फीयर के अंदर है। तो पूरे हेमीस्फीयर के लिए क्या हो जाएगा, Q/ε0। अब हम देखते हैं कि इसमें कितने सरफेस हैं, 2 सरफेस हैं।
और दोनों सरफेस को मिला के कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसमें से हमें S1 सरफेस का फ्लक्स पता है। S1 सरफेस का फ्लक्स बताओ कितना है, वो तो है क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ दूसरे सरफेस का भी क्या हो जाएगा, दूसरे सरफेस का भी क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ताकि दोनों जुड़ के बताओ कितना हो पाए पूरे क्लोज सरफेस के लिए, जो कि कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आसान सा सवाल था, सबको आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, बताओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब पॉज करके इसको नोट करें, मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। अब एक अच्छा सा सवाल लेते हैं, और ये कहीं पे भी आ सकता है ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। इसके लिए एक अच्छा सा डायग्राम हमें बनाना होता है, वो डायग्राम आप देखें। मैं डायग्राम जैसे जैसे बना रहा हूँ, जैसे जैसे स्टेप कर रहा हूँ, आप भी बनाते चलें, नहीं तो क्या होगा कि मेरे पूरे बनाने के बाद फिर आप बना नहीं पाएंगे। तो चलिए मैं डायग्राम बनाता हूँ, चलिए सभी लोग ध्यान से देखें। देखिए मैं डायग्राम कैसा बना रहा हूँ। अगर सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में पढ़े हो तो वहाँ तुमने ये डायग्राम बनाया होगा, और अगर नहीं पढ़े हो तो ये सॉलिड स्टेट में काम आएगा तुम्हें। चलो इस डायग्राम को देखो। ये एक क्यूब बन गया, बड़ा साइज का क्यूब, और इस बड़े साइज के क्यूब देखिए, इसका मिड पॉइंट उठाएंगे, इसका भी मिड पॉइंट उठाएंगे, ऐसा हमने कर लिया। और बताइए, इससे हम यहाँ नीचे लाएंगे लाइन को, और ये जाएगा नीचे तक, और इससे भी नीचे लाइन लाएंगे इस तरह से, और फिर इसको ऐसे मिला दिया। ठीक है, अब फिर देखिए इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, ये कुछ ऐसे आएगा, यहाँ से हमने मिला दिया इसको इस तरह से, और इसको इस तरह से मिला दिया। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ के मिड पॉइंट को इस तरह से ऐसे मिलाया जाए, यहाँ के मिड पॉइंट को ऐसे मिलाया जाए, यहाँ के मिड पॉइंट को ऐसे मिलाया जाए, और यहाँ के मिड पॉइंट को इस तरह से मिलाया जाए। और फिर क्या करना है, इस पॉइंट को यहाँ पे इस तरह से, और इस पॉइंट को यहाँ पे इस तरह से। क्या ये डायग्राम क्लियर है? क्या है इस डायग्राम में? इस डायग्राम में 8 छोटे छोटे क्यूब हैं, 8 छोटे छोटे क्यूब। कैसे? चलो देखो, एक ये क्यूब देखो, यहाँ एक ये क्यूब है, ये वाला, ये वाला। अच्छा एक लाइन और मुझे मिलाना था, मैं मिस कर गया। ये देखो इस लाइन को भी मिलाना है ना, इस लाइन को भी मिलाना है। तो बताओ 8 छोटे छोटे क्यूब कहाँ से जी? देखो एक तो ये क्यूब है, देख रहे हो, ये बाहर वाला देखो, ऐसे ये इस तरह से गया है यहाँ तक, ये बाहर वाला क्यूब। ठीक है, और उसके बाद एक है उसके पीछे वाला क्यूब, एक उसके पीछे वाला क्यूब। फिर क्या है, एक यहाँ क्यूब है, एक उसके पीछे वाला क्यूब, एक यहाँ क्यूब है, एक उसके पीछे वाला क्यूब, एक यहाँ क्यूब है, एक उसके पीछे वाला क्यूब। तो टोटल कितने क्यूब है यहाँ पर? 8 क्यूब है। उम्मीद करता हूँ ये 8 क्यूब तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे। अब हम अपना सवाल शुरू करते हैं, है ना। सवाल देखो, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है क्या, कि अगर ये एक क्यूब है और इस क्यूब के कॉर्नर पे एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल क्यू, और इस क्यूब का साइड ए दे दिया। हालांकि साइड से कोई मतलब नहीं है, हमसे पूछा गया इस पूरे क्यूब के लिए फ्लक्स थ्रू क्यूब क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन, ये पहला है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है कि इस क्यूब के सरफेस पे एक चार्ज रख दिया गया है। सरफेस समझ में आ रहा होगा आपको। और हमसे पूछा गया है कि फ्लक्स क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि इस क्यूब के डायग्राम समझ में आ रहा होगा आपको। इस क्यूब के
एज के बीचों बीच एक चार्ज को रख दिया गया है Q, और इसका फ्लक्स क्या होगा। ये इन सारे सवालों का जवाब इस बड़े वाले क्यूब में छुपा हुआ है। कैसे कैसे, चलो देखो इधर देखो रे सभी लोग, देखो इधर। जब हम पढ़ रहे थे ना अपना फिजिक्स, तो 11th 12th में थे हम उस समय, तो जब सर पढ़ा रहे थे तो ये डायग्राम उनसे बना ही नहीं। वो क्या कोशिश कर रहे थे, एक एक क्यूब को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बुक में उन्होंने डायग्राम देखा, लेकिन उनकी प्रैक्टिस थी नहीं, उनसे बना ही नहीं। तो हम लोगों को सॉलिड स्टेट जब हमने पढ़ा था, तो केमिस्ट्री वाले सर ने बताया था ये डायग्राम ऐसा होता है। चलो देखते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में भी ज़रूरत पड़ेगा तुम्हें, सॉलिड स्टेट में पढ़ोगे तुम। चलो देखते हैं, है ना। चलो देखा जाए, बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है। देखो पहला जो केस है जिसमें कि क्या है, कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, उसके लिए अगर हम देखें कि उस चार्ज के कारण इस क्यूब का, इस चार्ज क्यू के कारण इस क्यूब का फ्लक्स कितना होगा। तो चलो देखो इधर हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई चार्ज क्यू दिया हुआ है और इधर कोई एक बॉडी दिया हुआ है, क्लोज्ड बॉडी, और हमको बोला गया है कि इस चार्ज के कारण इस बॉडी का फ्लक्स क्या होगा वो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा सेटअप करेंगे कि ये चार्ज पूरी तरह से कवर हो जाए, और ऐसे ऐसे जितने बॉडीज हमको उसके चारों तरफ लगाने पड़े हम लगाएंगे, लेकिन सिमेट्रिक होना चाहिए। एग्जाम्पल, हम पिछला क्वेश्चन किए थे वो वही था। एक हेमीस्फेयर के लिए हमको फ्लक्स चाहिए था, सेंटर पे चार्ज था, तो हमने क्या किया जी, एक और हेमीस्फेयर नीचे से लगा दिया, और दोनों हेमीस्फेयर क्या है, बिल्कुल सिमेट्रिक है, तो फ्लक्स दोनों में आधा आधा बंट गया। और टोटल फ्लक्स कितना होता है वो तो हमको पता था कि पूरे क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स कितना होता है, Q/ε0। तो एक का क्या हो गया, Q/2ε0, बहुत ही आसानी से आ गया था। तो यहाँ पे भी वही काम हम लोग करने जा रहे हैं। क्या काम करने जा रहे हैं, देखो जरा ध्यान से। अगर मैंने यहाँ पर एक चार्ज Q रख दिया, कहाँ पर रख दिया जी, इसके बिल्कुल बीच वाला सेंटर पे, मतलब बिल्कुल बीच वाले सेंटर पे। बड़े वाले क्यूब को देखेंगे, बड़ा वाला जो क्यूब है उसको देखेंगे, तो ये चार्ज कहाँ है, बिल्कुल उसके सेंटर पे है, बिल्कुल उसके सेंटर पर है। ठीक है, तो ये जो सेंटर पे है, तो हम कह सकते हैं कि ये 8 क्यूब जो है, 8 क्यूब है, देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्यूब के लिए ये क्या है, ये चार्ज क्या है, बिल्कुल सिमेट्रिक है। दूसरी चीज इसका जो भी फ्लक्स होगा इस बड़े वाले क्यूब के लिए हम क्या बोल सकते हैं, Q/ε0, क्योंकि ये चार्ज पूरी तरह से बड़े वाले क्यूब के अंदर है। तो ये जो Q/ε0 आया वो तो बड़े वाले क्यूब के लिए आया। लेकिन अगर हम किसी एक क्यूब की बात करें तो बोलो क्या होगा। तो सीधी बात है, 8 क्यूब इसके लिए बिल्कुल सिमेट्रिक है, तो पूरे बड़े वाले क्यूब के लिए Q/ε0, तो एक क्यूब के लिए बोलो कितना हो जाएगा, Q/8ε0। बोलो, बहुत ही ईजी बात है, लेकिन सोचना पड़ेगा Q/8ε0 होगा या नहीं होगा, बोलो हो जाएगा। तो बताओ मुझे, Q/8ε0 ये हो गया किसके लिए, इस क्यूब के लिए फ्लक्स। और इस क्यूब में चार्ज कहाँ रखा हुआ है, कॉर्नर पे। कहाँ पर रखा है, कॉर्नर पे। देख रहे हो ना, ये क्या हुआ, एक क्यूब की बात करें तो उस क्यूब के किस पॉइंट पर ये चार्ज रखा हुआ है, कॉर्नर पर रखा हुआ है। क्या ये बात क्लियर हुई, बहुत ही ईजी था, बहुत ही आसान था, थोड़ा सा सोचना था। ठीक है, चलो अगले की बात करते हैं। अगले में बोला गया है चार्ज कहाँ रख दिया गया है जी, सरफेस के बीचों बीच रख दिया गया है। इसको हम बिना उस डायग्राम के भी समझ सकते हैं, बहुत ही ईजी है। कैसे? अरे सीधी बात है, क्या करेंगे, जैसे ये एक क्यूब दिया है, उसी तरह एक और क्यूब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बना देंगे। एक और क्यूब बना देने से क्या हो जाएगा, एक और क्यूब बना दिया हमने, तो बताओ क्या हो जाएगा भाई, एक और क्यूब हमने बना दिया, बन गया ना, ये बन गया, ये देखो क्यूब बन गया। तो बताओ क्या होगा, इन दोनों क्यूब के लिए ये चार्ज बिल्कुल सेंटर पे है, दोनों के लिए क्या होगा, ये चार्ज सिमेट्रिक होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और दोनों क्यूब को मिला के देखेंगे तो फ्लक्स क्या होगा, Q/ε0। तो किसी एक क्यूब के लिए क्या हो जाएगा, Q/2ε0। बहुत ही ईजी है। तो बताओ कितना हो जाएगा, Q/2ε0 फ्लक्स हो गया किसी एक के लिए। दोनों को मिला के तो Q/ε0, और एक के लिए क्या हो जाएगा, Q/2ε0। चाहो तो यहाँ से भी समझ सकते हो, देखो एक ये क्यूब और एक उसके सामने वाला क्यूब, एक ये क्यूब एक उसके सामने वाला क्यूब, और उसके
सरफेस के बीच में रखा हुआ है चार्ज, तो ये दोनों के लिए क्या है जी, बराबर बराबर है, और दोनों क्यूब को मिला के देखेंगे तो क्या है, ये पूरी तरह से उसके अंदर में है चार्ज, तो क्या हो गया फ्लक्स, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो किसी एक क्यूब के लिए क्या हो जाएगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसकी बात करो, देखो एज पे रखा हुआ है, एज पे, तो एज पे रखा हुआ है तो समझो उसको, समझो इसको, बहुत ही आसान है। देखो इस चार्ज को मैं क्या करता हूँ, इस चार्ज को एज पे रखता हूँ। देखो अगर मैंने एज पे रखा, तो एज पे रखने के लिए, एक एज पे हमने रख दिया है, तो इसको पूरी तरह से सिमेट्रिकली घेरने के लिए, बंद करने के लिए डब्बे में, बताओ हमको कितने क्यूब लगेंगे, तो हमें 4 क्यूब लगेंगे। इस डायग्राम को मैंने इसलिए बनाया था। देखो यहाँ पर ये चार्ज रख दिया, तो एक बाहर का क्यूब, एक अंदर का क्यूब, एक इसके राइट साइड का क्यूब, एक उसके पीछे वाला क्यूब, तो बताओ ये चारों क्यूब मिलके क्या कर रहे हैं, इस चार्ज को अंदर अपने समेटे हुए हैं। और चारों क्यूब के लिए ये चार्ज क्या है, बिल्कुल सिमेट्रिक है। अच्छा बताओ चारों क्यूब मिला के फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो किसी एक के लिए क्या हो जाएगा, क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। बोलो ये बात क्लियर है, बोलो ये बात क्लियर है, क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब तक के तीनों सवाल के आंसर, जवाब आपको मिल गए, बोलिए क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान था, बहुत ही ईजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ा जाए। इसी में और भी सवाल बनते हैं, इसी में और भी सवाल बनते हैं। क्या सवाल बनते हैं, चलिए देखा जाए, चलिए देखा जाए। अगर हमसे ऐसा बोल दिया, कैसा बोल दिया, कि जो क्यूब है, क्यूब है, इस क्यूब के बॉडी सेंटर पे कोई चार्ज रखा हुआ है, तो बॉडी सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, तो इस क्यूब के लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा। अरे जब बॉडी सेंटर पे है मतलब पूरा का पूरा चार्ज क्यूब के अंदर है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, बताओ, फ्लक्स हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, सीधे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी के लिए हम लोगों ने सीख लिया। एक तो था कॉर्नर पर, एक था एज सेंटर, एक था फेस सेंटर, और ये है बॉडी सेंटर। तो चार्ज इतने इतने पोजीशन पर रख के हमसे क्या पूछा जा रहा था, फ्लक्स पूछा जा रहा था, हमने सबका फ्लक्स बता दिया, इसमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा और सोचने वाला सवाल लेते हैं, थोड़ा सा अप, थोड़ा अप, चलो देखते हैं, चलो बताओ क्या होगा। हमसे सवाल कुछ ऐसा दिया हुआ है, कैसा दिया हुआ है, देखो समझो इसको, बहुत ही आसान है लेकिन सोचना पड़ेगा भाई, आसान है लेकिन सोचना पड़ेगा। आपको पता है ना कि IITs में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो IIT में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एनालिटिकल सवाल होते हैं। एनालिटिकल मतलब जब तक आप एनालाइज करके उसको सोचेंगे नहीं, तब तक आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कि डाटा उठाए, पुट किए और हमने बना डाला, ऐसा सवाल नहीं आता है। एनालिटिकल सवाल मतलब पहले आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, उसके बाद आप उसको कैलकुलेट करेंगे या सॉल्व करेंगे। हमें इस बार क्वेश्चन कैसा दिया गया है, इस सेंटर से, मतलब ये जो कॉर्नर है ना, कॉर्नर से जस्ट बाहर मतलब बहुत ही कम डिस्टेंस पर एक चार्ज क्यूब दिया गया, मतलब इसको कॉर्नर पे नहीं रखा गया, इस बार जस्ट बाहर रखा गया है। जस्ट बाहर मतलब मान के चलेंगे कॉर्नर ही है, लेकिन जस्ट बाहर मतलब इस क्यूब के बाहर हो गया, कुल मिला के बात यह है। तो अगर इस क्यूब के बाहर अगर कोई चार्ज चला गया है, तो बताइए इस पूरे क्यूब के लिए तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, पूरे क्यूब के लिए तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि क्यूब के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। और गॉस लॉ में क्या कहता है, क्यू इनक्लोज, चार्ज इनक्लोज इन द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, तो ये तो सवाल नहीं है अपना। सवाल क्या है, चलिए ज़रा समझते हैं। सवाल ये है कि आपको हर एक सरफेस के लिए, सारे सरफेसेस के लिए अलग अलग क्या करना है, फ्लक्स निकालना है। सारे सरफेसेस के लिए अलग अलग आपको क्या करना है, फ्लक्स निकालना है। उम्मीद करता हूँ आप इसको बनाएंगे, तो आप वीडियो को पॉज करें और इस सवाल को बनाने की कोशिश करें। सारे सरफेसेस, चलिए मैं सरफेस की नेमिंग कर देता हूँ, सरफेसेस की नेमिंग करता हूँ। बताओ, ये हमने ए ले लिया, इस पॉइंट को बी बोल दिया, ये सी बोल दिया, ये डी, ये ई, एफ, जी, एच। सारे सरफेसेस के लिए क्या करना है, फ्लक्स निकालना है। ABCD के लिए
BC के लिए ABGH, मतलब जितने भी कितने सरफेस बन रहे हैं जी, 6 सरफेस बन रहे हैं। 6 सरफेस के लिए, सभी 6 सरफेस के लिए तुम्हें क्या करना है, फ्लक्स निकालना है। तो बताओ क्या हो जाएगा। तुम बनाओ इसको ट्राई करो, गिव इट अ ट्राई, बहुत ही ईजी है। फिर हम इसको तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे। चलिए ज़रा देखते हैं, बताइए क्या हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपने इसको सोचा होगा और बनाने की कोशिश की होगी। चलिए अब समझते हैं इसका क्या होगा सॉल्यूशन, कैसे होगा आंसर। तो इसको पहले एक छोटा सा मैं डायग्राम ले रहा हूँ, डायग्राम नहीं, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ और उस ऑब्जेक्ट से समझाने की हम पहले कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखें, आप देखें इसको, मैं इसे एक क्यूब मान सकता हूँ, है ना, इसे एक क्यूब मान सकते हैं। और बताइए इस क्यूब के सपोज इस कॉर्नर के बाहर एक चार्ज रख दिया गया है। तो अगर यहाँ पर चार्ज रखा गया है तो इतना तो पक्का है पूरे सरफेस के लिए, मतलब पूरे क्यूब के लिए फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। पूरे क्यूब के लिए तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन अब अगला अलग अलग सरफेसेस की बात करें तो बताइए कितने सरफेस हैं, टोटल हैं 6 सरफेस। अच्छा बताओ, अगर यहाँ चार्ज रखा हुआ है इतना तो पक्का है कि ये सरफेस और ये सरफेस, ये तीनों सरफेस बिल्कुल एक ही जैसे हैं। किसके लिए, इस चार्ज के लिए, इस चार्ज के लिए। तो इन तीनों सरफेस के लिए फ्लक्स जो भी होगा क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये बिल्कुल एक ही जगह पे इसी के पास हैं, सिमेट्रिक हैं तीनों सरफेस। तो इन तीनों सरफेसेस का जो भी फ्लक्स होगा इस चार्ज के कारण सबका क्या होगा, सेम होगा। और बाकी जो 3 सरफेस बच गया, एक ये सरफेस और एक ये पीछे वाला सरफेस। तो बताओ ये सरफेस, नीचे वाला सरफेस और पीछे वाला सरफेस, इन तीनों के लिए जो इस चार्ज का क्या होगा, फ्लक्स होगा, इन तीनों सरफेसेस का जो फ्लक्स होगा इस चार्ज के कारण वो भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि वो तीनों भी एक ही जैसे हैं। एक ये सरफेस, नीचे वाला सरफेस और ये बाएं वाला सरफेस, ठीक है। तो इन तीनों का अलग और इन तीनों का अलग, लेकिन इन तीनों का आपस में सेम और इन तीनों का भी आपस में सेम। ये बात समझ में आ गई है, मुझे लग रहा है, उम्मीद है सबको समझ में आई होगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर उन सरफेसेस को हम क्या बोलेंगे जी, वो कौन से 3 सरफेस होंगे जिनका कि सेम फ्लक्स होगा। तो देखो एक ये है ADCB फ्लक्स थ्रू ADCB इज इक्वल्स टू फ्लक्स थ्रू, बताओ कौन सा, BCHG और एक और है कौन, ABGF। इन सब का फ्लक्स क्या होगा, सेम होगा। कितना होगा अभी हमें नहीं पता, लेकिन इन तीनों का सेम होगा। और उसी तरह से बाकी जो 3 सरफेसेस बच गए कौन कौन से, एक FGHE और बताओ कौन सा, ये सरफेस हो गया। और कौन सा जी, ये DCHE और बताओ और कौन सा, एक नीचे वाला हुआ, एक ये हुआ और बताओ कौन सा, एक ये ADEF। इन तीनों का भी फ्लक्स क्या होगा, सेम होगा। तीनों का फ्लक्स कितना होगा ये तो हमें कैलकुलेट करना है ना। अच्छा एक बात तो पक्का है, क्या पक्का है भाई, एक बात पक्का है क्या, कि इन तीनों का सेम है, इन तीनों का सेम है। अगर मैं एक का बोल देता हूँ 5-1 तो तीनों का मिला के कितना होगा, 3-5-1। अगर मैं इन तीनों का मिला के बोल देता हूँ, एक का बोल देता हूँ 5-2 तो तीनों का मिला के कितना होगा, 3-5-2। और हमें पता है कि दोनों का जो सम होगा 3-5-1 और 3-5-2 दोनों मिला के तो 0 होना है, क्योंकि टोटल फ्लक्स क्या है इस क्यूब के लिए, वो तो 0 है। तो 3-5-1 प्लस 3-5-2 तो 0 हो गया। तो दोनों को अगर हमने इस तरह से जोड़ दिया 3-5-1 प्लस 3-5-2 इक्वल टू 0, इसका मतलब 5-1 बराबर -5-2। अरे इसका मतलब ये हुआ कि इनके लिए जो भी फ्लक्स होगा उतना ही दूसरे का भी होगा, इन तीनों का भी, लेकिन ये ऑपोजिट साइन का होगा, एक का प्लस में होगा तो दूसरे का माइनस में होगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि है। अब समझो, देखो इधर सभी लोग ध्यान से देखेंगे। जब चार्ज इसके सेंटर पे था, मतलब इसके कॉर्नर पर था पिछले केस में, तो बताओ क्या हो रहा था, इसके लिए फ्लक्स क्या आया था, Q/8ε0 आया था। कितना आया था, Q/8ε0 आया था। अब चलो जरा इस चार्ज को हम लेके चलते हैं यहाँ पर। बताओ ये चार्ज कहाँ पर था, इसके सेंटर पर था, मतलब छोटे वाले के लिए तो कॉर्नर पे होगा, लेकिन बड़े वाले के लिए कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा। और हमें पता है, क्या पता है, हमें पता है कि इस पूरे बड़े वाले क्यूब के लिए फ्लक्स कितना है, Q/ε0।
क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अगर हम एक क्यूब की बात करें तो कितना है, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। अब जरा ये समझे कि बाहर में इस बड़े वाले क्यूब के बाहर में कितने छोटे छोटे सरफेस है, सरफेसेस की मैं बात कर रहा हूँ, क्यूब नहीं। जैसे कि एक ये सरफेस हुआ, एक ये सरफेस हुआ, तो इस सरफेस का फ्लक्स कितना है भाई, इस सरफेस का फ्लक्स है कितना हो जाएगा बताइए, इस सरफेस का फ्लक्स। तो ऐसे ऐसे पहले फेसेस कितने हैं, ऐसे ऐसे कितने फेसेस हैं, तो देखिए 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ, 4 4 8, इधर 4 तिया 12, 4 चौक 16, बाहर की तरफ है 4 4 पंच 20 और पीछे की तरफ है 4, मतलब 24, टोटल 24 ऐसे फेसेस हैं जिनका नेट फ्लक्स मिला के कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है। तो किसी एक फेस की बात करें, इस छोटे वाले फेस की बात करें, तो बताइए इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। क्या मैं क्लियर हो पाया, समझा पाया, क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ किसी एक सरफेस की बात हो रही थी ना, और ये सरफेस क्या था जी, चार्ज से दूर वाला फेस था। दूर वाला फेस मतलब ये चार्ज है तो इसके दूर वाला फेस मतलब ये फेस, इस फेस का फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ चाहे हम इसकी बात करें या इसकी बात करें या बाहर वाले की बात करें, इसका क्या हो जाएगा फ्लक्स, क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। क्या कोई दिक्कत है, क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चूंकि इन तीनों फेसेस का जितना जितना होगा उतना ही इन तीनों फेसेस का भी होना है, ये भी अभी हमने डिस्कशन किया था, लेकिन साइन क्या होगा, अपोजिट। तो बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये बात क्लियर हुई, क्या ये बात क्लियर हुई? मैं एक बार फिर से समझा दूं क्या इसको, चलिए समझाते हैं। देखिए चार्ज यहाँ सेंटर पर रखा हुआ है और इस बड़े वाले क्यूब के लिए फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और बड़े वाले क्यूब में छोटे छोटे ये जो सरफेस हैं, छोटे क्यूब के जो सरफेसेस हैं, कितने सरफेस बाहर हैं, बाहरी रीजन में कितने सरफेसेस हैं, तो बाहरी रीजन में देखिए 4 यहाँ पे मिल गए, 4 यहाँ, तो उसी तरह से 4 इधर है, 4 नीचे है, 4 उधर है, 4 बाहर की तरफ होगा, 4 पीछे की तरफ होगा, तो कितने हो गए 24। तो टोटल 24 सरफेसेस को मिला के फ्लक्स है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक सरफेस से कितना होगा, क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। और एक सरफेस मतलब जैसे ये सरफेस की बात कर लो, जैसे ये सरफेस, तो ये सरफेस बोला जाए या यहाँ पर ये सरफेस बोला जाए, एक ही बात है। तो उसके लिए अगर क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट होगा तो इसके लिए भी क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट होगा। क्यू यहाँ रखा हुआ है कॉर्नर पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट, चाहे ये सरफेस हो, चाहे ये सरफेस हो, ये सरफेस या बाहर वाला सरफेस हो, कोई दिक्कत नहीं है, सभी का क्या होगा, क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। तो उसी तरह से इन तीनों का क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। तो बाकी जो तीनों फेसेस हैं उनका क्या हो जाएगा, माइनस क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि टोटल फ्लक्स जो होना है वो क्या होना है, इस पूरे क्यूब के लिए वो तो 0 होना है। ये अभी डिस्कस किए थे, सब कुछ क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद है चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आसान है लेकिन थोड़ा सा सोचने वाला है। जनरली ऑनलाइन क्लासेस में इस तरह के सवाल नहीं करवाए जाते हैं। कारण क्या है, बच्चे को समझ में नहीं आता है, जो थोड़ा बहुत टफ कॉन्सेप्ट आ जाता है तो फिर वो उसको छोड़ना शुरू कर देते हैं, लगता है कि अरे ये क्या पढ़ा दिया टीचर ने। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हर एक चीज़ अच्छा से अच्छा लेवल का सवाल कॉन्सेप्ट यहाँ इस बोर्ड पे क्लियर हो जाए, यूट्यूब के माध्यम से सब तक पहुँचे, हर एक तक ये चीज़ें पहुँच जाए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, अलग अलग फेसेस के लिए फ्लक्स, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, चलिए देखते हैं, समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन चलो देखें। अगला फिर से एक और सवाल दिया गया है, और किस चीज़ का, क्यूब का। लेकिन इस बार क्या किया, चार्ज को बाहर रखने के बजाय कहाँ रखा गया है, अंदर रखा गया है। फिर से वही बात, कॉर्नर से जस्ट अंदर मतलब इस क्यूब के अंदर आ गया, लेकिन हम लगभग उसको कहाँ पर मान के चलेंगे, कॉर्नर के पास ही मान के चलेंगे, कॉर्नर पे ही मान सकते हैं। तो एक्स जो है ये क्या है, बहुत ही छोटा है, तो ये सिर्फ इसलिए किया गया ताकि हम चार्ज को अंदर बता पाए। और अब हमसे बोला गया सारे फेसेस के थ्रू फ्लक्स बताइए। अच्छा बताइए टोटल फ्लक्स क्या होगा क्यूब का, टोटल जो फ्लक्स होगा क्यूब का वो तो कितना होने वाला है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि पूरी तरह से चार्ज क्या है, क्यूब के अंदर है।
ये तो बहुत ही इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है सारे फेसेस का फ्लक्स बताना है। तो बताइए इस चार्ज के लिए फिर से वही बात होगी जो भी पिछले क्वेश्चन में था। पिछले क्वेश्चन में ये सरफेस और बाहर वाला सरफेस, ये तीनों सरफेस क्या है, उससे सिमेट्रिक है और एक ही तरह का फ्लक्स होगा तीनों के लिए। कौन कौन सा? FGHE, तो मैं यहां लिख भी देता हूं FGHE, और बताओ इक्वल टू फ्लक्स किसका भाई? EFAD, और बोलो EFAD और DCHE। इन तीनों का फ्लक्स सेम होगा। और अभी हमने निकाला था कितना होगा भाई, कि अगर कॉर्नर पे कोई चार्ज होगा तो इन तीनों सरफेसेस के लिए जो फ्लक्स होगा कितना हो जाएगा? Q/24 एप्सिलॉन नॉट, Q/24 एप्सिलॉन नॉट। एक के लिए तो कितना हो जाएगा? सबके लिए Q/24 एप्सिलॉन नॉट, Q/24 एप्सिलॉन नॉट, Q/24 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इन तीनों को जोड़ देता हूं, इन तीनों को मैंने सपोज जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो बताइए कितना हो जाएगा? चलिए इस फ्लक्स को मैं φ1 बोलता हूं, इसको φ2 बोलता हूं, इसको φ3 बोलता हूं। तो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, बताइए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि तीनों तो सेम ही है ना। तो बताओ कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा Q/8 एप्सिलॉन नॉट, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझेंगे इसको। देखिए अब क्या हो रहा है, इन तीनों फेसेस का तो हो गया मिला के कितना? Q/8 एप्सिलॉन नॉट। अब हम बात करते हैं बाकी 3 अदर फेसेस जो है। 3 अदर फेसेस कौन कौन से हो गए भाई? एक तो ये हो गया ABCD, दूसरा हो गया अपना, मतलब वो सरफेसेस जो चार्ज के साथ बताओ कौन कौन सा हो गया? ABCD हो गया, एक ये फेस हो गया कौन सा भाई? ABGF, और एक हो गया BCHG। और बताओ इन तीनों का फ्लक्स क्या होगा? सेम होगा। और साथ में हमें ये भी पता है इन तीनों का मिला के कितना होगा, तीनों को ऐड करके कितना होगा? भाई? हमें पता है कि बाकी के जो तीन थे दूर वाले फेसेस, उन तीनों का मिला के ऐड करके कितना है? Q/8 एप्सिलॉन नॉट। पूरे क्यूब का कितना है? तो पूरे क्यूब का है Q/एप्सिलॉन नॉट। तो बाकी जो 3 फेसेस बचे हुए हैं, रेस्ट जो 3 फेसेस हमारे बचे हुए हैं, उनका कितना होगा? इसमें से हम क्या करेंगे? इस 3 फेसेस के फ्लक्स को घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बताइए Q/एप्सिलॉन नॉट माइनस Q/8 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो जाएगा? 7 Q/8 एप्सिलॉन नॉट। आप ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें से इसको हमने क्या कर दिया भाई? घटा दिया। तो ये 3 जो फेसेस हैं ABCD, फ्लक्स ऑफ ABCD, और फ्लक्स ऑफ ABCD BCHG प्लस फ्लक्स ऑफ ABGF। बताओ ये तीनों मिला के कितना हो जाएगा? 7 Q/8 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ गई ना बात? क्या होना चाहिए था? ये 3 फेसेस और ये 3 फेसेस मिला के कितना होना चाहिए? Q/एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। तो वो और ये मिला के हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में हमें ये भी पता है कि इन तीनों का फ्लक्स सेम है। इन तीनों का फ्लक्स क्या है जी? सेम है। तो बताओ अगर मैंने इसको 3 phi ऑफ ABCD लिख दिया, इसको, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो बताओ किसी एक का फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो चलो मैं phi ABCD लिख देता हूं, phi ABCD, या इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? phi BCHG, या इक्वल टू phi ABGF। तो बताओ कितना हो जाएगा? क्या करेंगे जी? 7/3 हो जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, तो 7 Q/, बताओ नीचे 3 आ गया तो कितना हो गया? 24 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत वाली बात अब तक नहीं होनी चाहिए, तुम्हें समझ में आना चाहिए। क्लियर है? बहुत ही ईजी था, बस थोड़ा सा सोचना था, कॉन्सेप्ट अपना लगाना था, ठीक है ना? चलो अच्छी बात है, इसको मैं मिटा रहा हूं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन टफ नहीं है लेकिन सोचने वाला है, थोड़ा सा सोचने वाला है, और बस दिमाग अप्लाई करना है थोड़ा सा, है ना? चलिए, एंड फाइनली ये अपना चैनल है यूट्यूब पर, फैंस ऑफ फिजिक्स। तो अगर आपको ये बेनिफिशियल लगे ये चैनल, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड
अदर स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। थैंक यू।